सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेट 2007 का पेपर और उसमें हम एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनको किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए या किस प्रकार से उनको सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है हिसार हरियाणा, ऑप्शन बी है अविकानगर राजस्थान, ऑप्शन सी है भोपाल मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हमारा गुजरात। बताइए जल्दी से, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। हिसार हरियाणा, अविकानगर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश या आनंद गुजरात। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है अविकानगर राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। जो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान है अविकानगर राजस्थान के अंदर है और अविकानगर मालपुरा, ये अविकानगर जो है ये मालपुरा तहसील के अंतर्गत आता है और जो मालपुरा है वो राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। तो समझ सकते हो आप किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अविकानगर, मालपुरा, टोंक और टोंक राजस्थान के अंदर है। तो वहाँ पर क्या है, CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं इसको, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। अब यहाँ से दो किस्में निकली हैं या दो नस्लें निकली हैं, एक का नाम है अविकालीन और एक का नाम है अविवस्त्र। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भेड़ की अविकालीन और अविवस्त्र नस्ल कहाँ से निकली है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करनाल मंट नामक रोग किस फसल से संबंधित है। ध्यान रखिए हम जेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जेट 2007 का। करनाल मंट रोग पूछा है किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा मक्का, ऑप्शन बी है हमारा गन्ना, सी गेहूं और डी है हमारा आलू। बताइए जल्दी से, करनाल बंट नामक रोग किस फसल से संबंधित है। जवाब दीजिए जल्दी से, ABCD लिख दीजिए या 1 2 3 4 लिख दीजिए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 नंबर गेहूं, बिल्कुल सही जवाब है। जो करनाल मंट नामक रोग होता है वो किस फसल में होता है, गेहूं में होता है। इस रोग की खोज सबसे पहले मित्रा नामक एक वैज्ञानिक थे। मित्रा और उनके सहयोगियों ने इस रोग की खोज करनाल नामक शहर में की थी। करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में एक शहर है करनाल, जहाँ पर NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इस रोग की खोज की थी। इसीलिए इसका नाम क्या कहते हैं, इसको करनाल बंट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं का कैंसर किस रोग को कहते हैं तो गेहूं का जो कैंसर कहते हैं वो करनाल बंट नामक रोग को कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा ज्यादा वर्षा वाले स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन बी है हमारा पानी की कमी वाले स्थानों पर पानी के संसाधन बढ़ाने से, ऑप्शन सी है हमारा दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना से और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 1 2 3 या 4 लिख दीजिए, बस पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन तीसरा दूध उत्पादन बढ़ाने से, बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी वो 1970-71 में हुई थी और इसका जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। वो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, सफ़ेद क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। और जो ऑपरेशन फ्लड है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दूध का इतना उत्पादन करना कि दूध की हमारे भारत में बाढ़ आ जाए, ये उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और इसको 3 चरणों में किया गया था ऑपरेशन फ्लड को। एक चरण था 1970-71, फिर इसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा। और आज जो दूध उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, भारत के अंदर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगर आपको सही समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीमक पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन पूछा है, दीमक कौन से पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाती है। दीमक ओडेंटोटर्मिस ओबेसस बोलते हैं इसको, वानस्पति इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। जंतु वैज्ञानिक नाम भी लिखा आ सकता है कि ओडेंटोटर्मिस ओबेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है, या किसको नुकसान पहुंचाती है। तो ऑप्शन ए है हमारा तना, ऑप्शन बी है हमारा जड़, ऑप्शन सी है हमारा पत्तियां और ऑप्शन डी है हमारा फूल। बताइए जल्दी से, दीमक किसको नुकसान पहुंचाती है।
जिसने जवाब दिया है जड़ या रूट, बिल्कुल सही जवाब है। जो जड़ होती है, दीमक जड़ होती है, उसको सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है। जो दीमक है वो सबसे ज़्यादा जड़ को संक्रमित करता है। अगर आपसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान के सेक्टर में आपसे पूछ लिया जाए कि जड़ कितने प्रकार की होती है, तो जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। और फिर मूसला जड़ के भी फिर वापस से तर्करूप, शंकुरूप बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में कभी डिस्कस और करेंगे क्लास में। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, 10 किलोग्राम टमाटर के रस से टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना केचप और सॉस अलग अलग होता है। तो 10 किलोग्राम टमाटर के रस से टमाटर का केचप बनाना है, कितनी चीनी की आवश्यकता होगी हमें। ऑप्शन ए है हमारा 100 ग्राम, ऑप्शन बी है हमारा 50 ग्राम, ऑप्शन सी है हमारा 200 ग्राम और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। हमें 10 किलोग्राम टमाटर के रस से क्या बनाना है, केचप बनाना है। केचप सॉस के जैसा ही होता है, लेकिन उसकी कुछ जो तरल या उनका संगठन होता है थोड़ा सा अलग होता है। जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। जिसने 100 ग्राम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। हम जब 10 किलोग्राम चीनी से या 10 किलोग्राम का केचप बनाएंगे तो उसमें 100 ग्राम क्या डालेंगे हम, 100 ग्राम उसमें हम चीनी डालेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टमाटर का सॉस और केचप परिरक्षित करने का पदार्थ कौन सा है, तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं हम टमाटर सॉस और केचप को क्या करने के लिए, परिरक्षित करने के लिए। और एक ज़रूरी बात, जो सोडियम बेंजोएट होता है उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो जिस भी पदार्थ में हम डाल रहे हैं या जिस भी पदार्थ को हम संग्रहित करने के लिए, परिरक्षित करने के लिए डाल रहे हैं, उसके रंग में वो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है। लेकिन अगर उसकी जगह हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कर देता है, वो किसी भी पदार्थ के कलर को क्या कर देता है, मटमैला कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और इस क्लास में हमेशा हमारी क्लास की खासियत रही है कि हम एक क्वेश्चन से जुड़े सारे ही पहलुओं को हल करते हुए चलते हैं। ये हमारी क्लास की खासियत है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। निम्न में से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन ए है हमारा जीरा, ऑप्शन बी है हमारा मेथी, ऑप्शन सी है हमारा सौंफ और ऑप्शन डी है हमारा मिर्च। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने मिर्च जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो मिर्च होती है वो बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। अब देखो मिर्च से जुड़ी जानकारी दे देता हूँ। देखो मिर्च का जो साइंटिफिक नेम होता है, आप सब लोग कैप्सिकम एनम पढ़ते आए हैं। अगर आप ऑथेंटिक बुक की बात करें तो वहाँ पर आपको कैप्सिकम फ्रूटसेंस लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपके जेट, आईसीआर, बीएचयू या पीएटी में ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मिर्च का वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम क्या है, तो आपको अगर ऑप्शन में कैप्सिकम फ्रूट सेंस दिया हुआ है तो कैप्सिकम फ्रूट सेंस पे राइट करना है। अगर फ्रूट सेंस नहीं है तो फिर किस पे कर सकते हो, कैप्सिकम एनम पर राइट कर सकते हो। और जो शिमला मिर्च होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सिकम एनम। तो ये जानकारी थी महत्वपूर्ण। और मेथी का आप जानते हो, मेथी के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होती है सिंपल मेथी जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। एक होती है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है आपसे, उसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइगोनेला कोर्निकुलाटा। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कसूरी मेथी का वैज्ञानिक नाम लिख लीजिए। कसूरी मेथी का वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइगोनेला कोर्निकुलाटा। बस ट्राइगोनेला आगे वो सेम रहेगा मेथी का जो रहता है, वो पीछे लग जाएगा कोर्निकुलेटा। पीले रंग के इसके अंदर फूल आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर पूछा है आपसे यहाँ पर। ऑप्शन ए है हमारा गोबर की खाद, ऑप्शन बी है राइजोबियम कल्चर, ऑप्शन सी है हरी खाद और ऑप्शन डी है यूरिया। ध्यान रखिए हम पुराना पेपर सॉल्व कर रहे हैं जेट का, तो जो स्टूडेंट जस्ट अभी जुड़े हैं और वो क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उनको पता नहीं चलेगा। वो ऐसे सोचेंगे कि सर ये इजी सवाल पढ़ा रहे। इजी सवाल नहीं है, हम पेपर सॉल्व करने वाली सीरीज पढ़ रहे हैं। तो ये 2007 का पेपर चल रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर बताना है, तो ऑप्शन ए है गोबर की खाद। तो खाद अलग होती है और उर्वरक अलग होता है। दूसरा है राइजोबियम कल्चर, तीसरा यूरिया खाद, हरी खाद भी खाद हो गई और यूरिया भी फर्टिलाइजर होता है। तो जो बी ऑप्शन है राइजोबियम कल्चर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो जैव उर्वरक है या बायो फर्टिलाइजर है वो कौन सा है, राइजोबियम कल्चर है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए या किस फल की खेती नहीं होती या उत्पादन नहीं होता। ऑप्शन ए है बेर, ऑप्शन बी है अनार, ऑप्शन सी है हमारा खजूर और डी है हमारा चीकू। बताइए जल्दी से, शुष्क क्षेत्र जहाँ जल की कमी होती है, बरसात नहीं होती, उन क्षेत्रों में किसकी खेती करनी चाहिए, बेर, अनार, खजूर या चीकू। जिसने चीकू जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि चीकू को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और इसके लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चीकू को हम क्या करते हैं, चीकू की फसल को हम मुख्य रूप से आर्द्र क्षेत्रों में या अधिक पानी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। और जो बेर, अनार, खजूर होते हैं ये कम पानी में भी और शुष्क क्षेत्रों में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं और इनसे उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल की कितनी सांद्रता या प्रतिशत पर फलों की डिब्बाबंदी की जाती है। अब देखिए, जो नमक का घोल होता है, नमक के घोल को हम क्या कहते हैं, मैंने एक बार टेस्ट सीरीज में बताया था आपको, नमक के घोल को और चीनी के घोल को। देखो, चीनी के घोल को तो सिरप कहते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन नमक के घोल को क्या कहते हैं, ब्राइन नाम से जाना जाता है। नमक का घोल ब्राइन कहलाता है, नमक के घोल की सांद्रता ब्राइन कहलाती है। तो यहाँ पर पूछा है, नमक के घोल की कितनी सांद्रता या प्रतिशत पर फलों की डिब्बाबंदी की जाती है। बताइए जल्दी से, नमक का घोल पूछा है यहाँ पर। वैसे जो नमक का क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो फलों का जब हम करेंगे डिब्बाबंदी, तो फलों के डिब्बाबंदी में हमेशा हम शर्करा का इस्तेमाल करेंगे, और सब्जियों का जब करेंगे तो शर्करा में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सब्जियों में हम करेंगे नमक का घोल। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही ऐसा था जेट के पेपर में, तो मैंने ऐसे का ऐसा इसको इनपुट किया है। लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, वापस से देख लीजिए। अगर आपको सब्जियों को परिरक्षित करना है तो आपको नमक का घोल डालना पड़ेगा, और नमक का घोल होता है ब्राइन। अगर आपको फलों को परिरक्षित करना है तो फलों को परिरक्षित करने के लिए शर्करा का घोल डालना पड़ेगा, और शर्करा का घोल होता है सिरप। समझ गए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, किसी प्रकार का कोई चूक नहीं करनी है वहाँ पर एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा है नमक के घोल की सांद्रता। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 1.08%, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा ध्यान मत देना, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, नमक का घोल सब्जियों में और चीनी का घोल फलों में ध्यान करते हैं संरक्षित। अगला सवाल क्या पूछा है, साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापक्रम होता है। गाय और भैंस के शरीर का तापक्रम पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है हमारा 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है हमारा 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है हमारा 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल इसको इसी प्रकार से पूछा गया है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। 3 तो फ़ारेनहाइट में है, 3 तो सेंटीग्रेड में है और 1 फ़ारेनहाइट में पूछा है, आपको जवाब देना है, क्या होगा इसका जवाब। जिसने 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड जवाब दिया है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो तापमान होता है वो कितना होता है गाय भैंस का औसतन तापमान होता है 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड। वापस से बता देता हूँ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को एक्सचेंज करना नहीं आता है और उसको फिट को सेंटीमीटर को एक्सचेंज नहीं करना आता है, तो प्लीज़ सीख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर वो आपको ऐसे ही अटपटे डाटा देगा, फिर आप एक एक के डाटा याद नहीं कर सकते। इसलिए एक बार सूत्र याद कर लीजिए, फिर किसी का भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर इस पर आपको अलग से एक क्लास चाहिए तो वो क्लास भी हम ले लेंगे, बहुत ही जल्दी थ्योरी क्लास चालू होने वाली है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है हमारा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है हमारा 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है हमारा 15 से 20 क्विंटल और ऑप्शन डी है 15 से 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर। बताइए जल्दी से, आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता बतानी है आपको, कितनी होगी, 1, 2, 3 या 4। जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, बिल्कुल सही जवाब। 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बिल्कुल सही जवाब है। जो आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। तो ध्यान रखना, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। ऑप्शन ए गिल्टी रोग, ऑप्शन बी थनैला, ऑप्शन सी जहरबाद या ब्लैक क्वार्टर और ऑप्शन डी है हमारा खुरपका मुंह पका रोग। इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है।
गिल्टी रोग, थनैला, जहरबाद या खुरपका मुंहपका। तो जिसने ऑप्शन डी वाला जवाब दिया है खुरपका मुंहपका बिल्कुल सही जवाब है। जो खुरपका मुंहपका होता है उसको हम एफएमडी बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से जानते हैं। और ये किससे होती है? ये वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है गंधक और ऑप्शन डी है हमारा तांबा। बताइए कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं माना गया है यहाँ पर? मैग्नीशियम, आर्गन, गंधक या फिर तांबा? ए बी सी डी जवाब दीजिए। जिसने जवाब दिया है आर्गन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? आर्गन बिल्कुल सही जवाब है, नहीं है, आर्गन आवश्यक नहीं है। और आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं पौधों के लिए वो 17 होते हैं। 17वां पोषक तत्व निकल होता है, जिसको धान की जिस तत्व की आवश्यकता धान को होती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा लोक फर्स्ट, ऑप्शन बी है हमारा GNG 663, ऑप्शन सी राज 3077 और ऑप्शन डी है हमारा राज 1972 या राज 3777। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, क्या होगा इसका आंसर? लोक फर्स्ट, GNG, राज 3077, राज 3777। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला GNG 663 बिल्कुल सही जवाब है। जो GNG 663 है ये किसकी है? ये ग्राउंडनट की किस्म है, या इसको हम मूंगफली की किस्म कह सकते हैं, मूंगफली की है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो एरेकिस हाइपोजिया है और उत्पत्ति स्थान इसका ब्राजील है। क्या है? ब्राजील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें जो अवस्था होती है वो पेगिंग अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है जेट में। फूलगोभी में भूरा रोग या भूरापन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है हमारा नाइट्रोजन, बी है बोरोन, सी है मोलिब्डेनम और डी है हमारा गंधक। बताइए जल्दी से, फूलगोभी में भूरापन किसके कारण होता है? टेस्ट सीरीज में पूछ चुका हूं आपसे 3 से 4 बार इस सवाल को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जेट और ICR और BHU में आ चुका है ये 2 बार ये सवाल। जल्दी से बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से आएगा ये। जिसने जवाब दिया है बोरोन बिल्कुल सही जवाब है। जो फूलगोभी में भूरापन या ब्राउनिंग रोग हो जाता है वो किससे होता है? ब्राउनिंग रोग हो जाएगा बोरोन से। अब इसको याद कैसे करोगे आप? देखिए ऐसे याद करना है। देखो ब्राउनिंग की जो स्पेलिंग होती है स्टार्ट, वो ब्राउनिंग की स्पेलिंग होती है स्टार्ट बी से। किससे होती है? बी से। और बोरोन की जो स्पेलिंग स्टार्ट होती है वो भी किससे होती है? बी से होती है। तो बी से बी कोरिलेट करके आपको याद रखना है ताकि आपको आसानी से याद रह सके। तो राइट आंसर हो जाएगा भूरापन बोरोन से, ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? बताना है आपको, बेर की किस्म नहीं है कौन सी। ऑप्शन ए है हमारा कृष्णा, ऑप्शन बी है गोला, ऑप्शन सी है उमरान और ऑप्शन डी है हमारा मुंडिया। बताइए जल्दी से, कृष्णा, गोला, उमरान या फिर मुंडिया, कौन सी किस्म है जो बेर की किस्म नहीं है? बताइए जल्दी से। जिसने कृष्णा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो कृष्णा किस्म है वो बेर की नहीं है। कृष्णा किसकी किस्म है? आंवले की है। कृष्णा और उसके बाद में चक्केया, फ्रांसिस, हाथीजूल, NH6, NH7, NA10, ये सारी किस्में किसकी हैं? ये सारी जो अभी मैंने किस्में बताई ये आंवले की हैं। तो आंवले की किस्में भी आपसे पूछी जाएगी, बेर की किस्म भी आपसे पूछी जाएगी और अनार खजूर की किस्म भी आपसे पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी? क्योंकि इनका उत्पादन राजस्थान में बहुत होता है इसलिए पूछी जाएगी। और जो दूसरे स्टेट के हैं, आपके स्टेट में जिस फल का उत्पादन ज़्यादा होता है उस फल के बारे में आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा, या जो भी फसल होती है उसके बारे में आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश के हैं तो आपके मध्य प्रदेश में दालें सबसे ज़्यादा होती हैं, तो दालों के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखना, दालों को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। अगला सवाल देखिए क्या है, गोदाती रोग जिसको गोमोसिस कहते हैं किस फल वाली फसल में संबंधित है या किस फल वाली फसल से संबंधित है? गोदाती रोग गोमोसिस किस फल वाली फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा आम, ऑप्शन बी है हमारा पपीता, ऑप्शन सी है नींबू वर्गीय फल और ऑप्शन डी है हमारा सेब। बताइए जल्दी से, गोदाती रोग गोमोसिस
किस फल वाली सब्जी या किस फल वाली फसल से संबंधित है। जिसने ऑप्शन तीसरा जवाब दिए है नींबू वर्गीय फल, बिल्कुल सही जवाब है। जो गोदाती रोग होता है या गोमोसिस रोग होता है वो किससे होता है, नींबू वर्गीय फल से होता है या नींबू वर्गीय फलों के अंदर होता है, नींबू वर्गीय फलों के अंदर होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, ग्वारफाटे को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वारफाटे को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, चारा फसल, औषधीय फसल, अनाज वाली फसल या नारकोटिक फसल। चारा फसल, औषधीय फसल, अनाज वाली फसल या फिर नारकोटिक फसल। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है औषधीय फसल, बिल्कुल सही जवाब है। ग्वारफाटे को किस वर्ग में रखा गया है, औषधीय फसल में रखा गया है। ग्वारफाटे से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरती कौन से पशु की नस्ल है। सुरती कौन से पशु की नस्ल है। ऑप्शन ए है हमारा गाय, ऑप्शन बी है हमारा बकरी, ऑप्शन सी है भैंस और ऑप्शन डी है हमारा सुअर। बताइए जल्दी से सुरती किस नस्ल की या किस पशु की नस्ल है, गाय, बकरी, भैंस या फिर सुअर। जिसने भैंस जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो सुरती नस्ल है वो किसकी है, भैंस की है। और सुरती की विशेषता क्या होती है, सुरती नस्ल जो होती है उसकी विशेषता ये होती है कि उसके जो सींग होते हैं वो किस आकार के होते हैं, हंसियाकार होते हैं। हंसिया के आकार के या दराती के आकार के होते हैं। तो दराती के आकार के सींग सुरती नस्ल के होते हैं और जलेबी के आकार के सींग मुर्रा नस्ल के होते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा भैंस से, ऑप्शन बी है गाय से, ऑप्शन सी है हमारा बकरी से और ऑप्शन डी है हमारा मुर्गी से। बताइए रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, भैंस से, गाय से, बकरी से या फिर मुर्गी से। रानीखेत बीमारी बतानी है आपको। जिसने जवाब दिया है मुर्गी से, बिल्कुल सही जवाब है। जो रानीखेत बीमारी होती है वो मुर्गियों से संबंधित होती है, मुर्गियों में होती है। और अगर आपको पूछ लें रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है तो इसको न्यूकैसल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, न्यूकैसल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ी या रेटूनिंग निम्न में से किस फसल से संबंधित है। पेड़ी या रेटूनिंग निम्न में से किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी है हमारा तंबाकू और ऑप्शन डी है गेहूं। बताइए जल्दी से पेड़ी या रेटूनिंग किससे संबंधित है, जवाब दीजिए। पेड़ी रेटूनिंग पूछा है आपसे, जवाब दीजिए। जिसने गन्ना जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पेड़ी या रेटूनिंग जो है वो किससे संबंधित है, गन्ने से संबंधित मानी गई है। देखिए क्या क्रिया होती है ये, इस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जब गन्ने की फसल को काट लिया जाता है तो काटने के बाद क्या होता है वो वापस से फुटान हो जाती है उसकी। तो वो जब वापस से फुटान हो जाती है तो उसी पुरानी फसल के अवशेष से नई फसल को लिया जाता है, तो वो अवस्था हमेशा पेड़ी या रेटूनिंग के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, पेड़ी या रेटूनिंग के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शर्करा को कहते हैं, दूध की शर्करा को कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज और ऑप्शन डी है हमारा ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा के पूछ सकता है आपको वो भी बताऊंगा अभी। तो दूध की शर्करा को क्या कहते हैं बताइए जल्दी से, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। दूध की शर्करा, जिसने लैक्टोज जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। दूध की शर्करा क्या कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है। और ये लैक्टोज दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध जब कच्चा होता है तो वो हल्का मीठा लगता है। क्या कैसा लगता है, हमें हल्का मीठा लगता है। तो वो जो हल्का मीठापन होता है वो इस लैक्टोज या कार्बोहाइड्रेट के कारण ही होता है। इस लैक्टोज या कार्बोहाइड्रेट के कारण ही क्या होता है, दूध हल्का मीठा लगता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो क्वेश्चन नंबर मैंने पहला पूछा था उसमें बताया था मैंने। बताइए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी है हमारा करनाल हरियाणा। बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बताना है आपको।
जिसने जवाब दिया है करनाल हरियाणा, बिल्कुल सही जवाब है। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? करनाल हरियाणा के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? आनंद गुजरात के अंदर है। तो दोनों ही अलग अलग है। ये तो जो पूछा है करनाल वाला ये NDRI है, और जो आनंद गुजरात में है वो NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 1965 में उसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उल्टा आप सारे सवाल सही करें और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़े। तो अभी तक अगर न्यू स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगला सवाल देखिए क्या है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में उपयोग किया जा सकता है? क्या पूछा है? खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है हमारा कपास, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चमलो या चमला बोलते हैं इसको लोबिया भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लोबिया या काउपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका एक नाम और होता है, इसको ब्लैक आई पल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक आई पल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन डी है हमारा ग्वार। बताइए जल्दी से, खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D किसमें इस्तेमाल करेंगे? जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है गेहूं, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप समझ सकते थे। देखिए जो कपास होता है वो चौड़ी पत्ती वाला होता है, चौड़ी पत्ती होती है। फिर इसके बाद में जो चमला होता है उसकी भी पत्तियां चौड़ी होती है। फिर जो गंवार होता है उसकी भी पत्तियां क्या होती है? चौड़ी होती है। लेकिन जो गेहूं होता है उसकी पत्तियां ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, संकरी होती है। इसलिए जो संकरी पत्ती होती है उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम 2,4-D का करेंगे। जैसे गेहूं की फसल है, इसके अंदर हम ये डालेंगे तो जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे, बिल्कुल इजी है। थार का रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका, बी भारत, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। थार का रेगिस्तान बताना है। थार का रेगिस्तान, थार का मरुस्थल भी बोल सकते हैं इसको। जिसने जवाब दिया है अफ्रीका, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है अफ्रीका, भारत इसका सही जवाब होगा। जो थार का रेगिस्तान है वो कौन सा है? थार का रेगिस्तान भारत के अंदर है। और भारत में पूछ ले तो भारत के अंदर थार का रेगिस्तान है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। अगर राजस्थान के अंदर आपसे पूछा जाता है कि थार का रेगिस्तान उत्तर में है, पश्चिम में है, पूर्व में है या दक्षिण में है, तो जो थार का रेगिस्तान है वो पश्चिम दिशा के अंदर है। कहाँ पर है? पश्चिमी क्षेत्र क्या कहलाता है? थार का रेगिस्तान कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। सहारा वो कहाँ पर है? अफ्रीका के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? अफ्रीका के अंतर्गत या अफ्रीका देश में है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है। राजस्थान में अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा जून जुलाई, ऑप्शन बी है हमारा जनवरी फरवरी, ऑप्शन सी है अगस्त सितंबर और ऑप्शन डी है मार्च और अप्रैल। बताइए अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय बताना है आपको। जून जुलाई, जनवरी फरवरी, अगस्त सितंबर या मार्च अप्रैल। बताइए जल्दी से। जिसने जनवरी फरवरी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय माना जाता है वो जनवरी फरवरी को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट में कितने किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त हो जाता है? 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट से कितने किलोग्राम फास्फोरस हमें प्राप्त होगा बताना है आपको। सीधा सा पूछा है आपको कि जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है। आपको बताना है सिंगल सुपर फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है। बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें 16 किलोग्राम क्या पाया जाता है? 16 किलोग्राम उसमें क्या पाया जाता है? सिंगल सुपर फास्फेट पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, या 16% फास्फोरस पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है।
पशुओं में रिंडरपेस्ट किससे फैलती है? पशुओं में रिंडरपेस्ट किससे फैलती है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फफूंदी जिसको फंजाई बोलते हैं, और ऑप्शन डी है हमारा प्रोटोजोआ। बताइए पशुओं में रिंडरपेस्ट किससे फैलती है? रिंडरपेस्ट बीमारी, जिसने जवाब दिया है विषाणु, बिल्कुल सही जवाब है। जो पशुओं के अंदर रिंडरपेस्ट फैलती है वो विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं के द्वारा फैलती है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा लेक्टोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी लाइसीमीटर, और ऑप्शन डी है हमारा पोरोमीटर। बताइए कौन सा जवाब होगा इसका? लेक्टोमीटर, अल्टीमीटर, लाइसीमीटर या फिर पोरोमीटर? जिसने जवाब दिया है इसका दूध का अपेक्षित घनत्व लेक्टोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। जो दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है वो लेक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी किस्म स्वीट ऑरेंज की है, या कौन सी किस्म जो है स्वीट ऑरेंज की, इसमें से बताना है। मार्च सीडलेस, ऑप्शन बी ब्लड रेड माल्टा, ऑप्शन सी है फोस्टर, और ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। बताइए जल्दी से कौन सी किस्म होगी? स्वीट ऑरेंज की किस्म का नाम बताना है आपको। मार्च सीडलेस, ब्लड रेड, फोस्टर या फिर दार्जिलिंग। जिसने इसका जवाब दिया है ब्लड रेड, बिल्कुल सही जवाब है। जो स्वीट ऑरेंज है वो किसकी किस्म है? जो ब्लड रेड है वो स्वीट ऑरेंज की किस्म मानी जाती है। जो ब्लड रेड है वो किसकी किस्म मानी जाती है? स्वीट ऑरेंज की किस्म मानी जाती है, या स्वीट ऑरेंज की किस्म है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में राठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए है हमारा जयपुर, ऑप्शन बी है जालोर, ऑप्शन सी है हमारा बीकानेर, और ऑप्शन डी है करौली। बताइए जल्दी से, राजस्थान में राठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है? राठी गाय, जिसने बीकानेर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो राठी गाय पाई जाती है वो राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखो, अगर आपने अभी तक हमारी जो नस्लों वाली क्लास है वो अटेंड नहीं किए हैं, नस्लों वाली हमारी जो थ्योरी वाली क्लास थी उसमें हमने बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स से बताया है, तो अगर आपने वो अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, उसमें मैंने बहुत सी अमेजिंग ट्रिक्स बताई है। तो ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार की एक ट्रिक शो हो रही है, इसमें इसी प्रकार से वो पूरी क्लास है, उसमें बिल्कुल अमेजिंग ट्रिक्स बताई गई हैं आपको, जिससे आप आसानी से गाय की नस्लें याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सीसा रूठा, सीसा टूटा देव रूठा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा साहिवाल, सा से हो जाएगा सिंधी, दे से हो जाएगा देवनी, और राठी से हो जाएगा, रूठा से हो जाएगा राठी। तो इस प्रकार से को रिलेट करके ट्रिक को बनाया गया है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको मदद कर सकती है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर से देखिएगा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नई दिल्ली के महानिदेशक 2007 में कौन थे? अब 2007 में पूछा है तो हमें 2007 से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो पुराना डाटा है, वो अब नहीं पूछा जाएगा। हमें तो सीधा सा बता देता हूँ, जो ये क्वेश्चन है इसका आपको आंसर ये होगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय अभी केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री का आपको आंसर देना है कैलाश चौधरी। क्या देना है? श्रीमान कैलाश जी चौधरी हैं। जो कैलाश जी चौधरी है वो क्या है? वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान कैलाश जी चौधरी हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इनमें से कौन सी फसल में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है? बताना है आपको, बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सी फसल में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है? टमाटर में, गेहूं में, आलू में या फिर मूंगफली में? बताइए कौन सी फसल में करेंगे हम? जिसने आलू जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। हमेशा हम जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इस्तेमाल करते हैं वो किस में करते हैं? वो या तो फल वृक्षों में करते हैं या फिर सब्जियों की कुछ विशेष सब्जियों में करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है वो धीरे धीरे पानी छोड़ती है, और जो आलू होते हैं वो धीरे धीरे उनको जब नमी मिलती है तो उनकी जो साइज़ होती है वो बढ़ जाती है और अच्छी क्वालिटी का आलू हमें प्राप्त होता है।
अगला सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आरजीसी 936। क्वेश्चन क्या पूछा है, आरजीसी 936 किस फसल की किस्म है, बताना है आपको किस फसल की किस्म है। ऑप्शन ए है हमारा अरंडी, ऑप्शन बी है हमारा ग्वार, ऑप्शन सी चंवला और ऑप्शन डी है हमारा बाजरा। बताइए जल्दी से, आरजीसी 936 किसकी किस्म है, अरंडी की, ग्वार की, चंवला की या फिर बाजरा की। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किस्म इतनी अच्छी है, इतना सवाल इतना अच्छा है ये कि बार बार पूछा जाता है ये। जिसने ग्वार जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो आरजीसी 936 किस्म मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, ग्वार की मानी जाती है। अगर आपसे ग्वार में गम की मात्रा पूछ ले या गोंद की मात्रा पूछ ले तो 33% सही जवाब होगा उसका। कितने प्रतिशत, 33% सही जवाब होगा। तो ग्वार की मात्रा जरूर से पूछेगा वो आपको, गम की मात्रा या गोंद की मात्रा जरूर से पूछेगा, क्योंकि जो ग्वार की गुणवत्ता होती है वो गम पर ही निर्भर करती है या गम पर ही डिपेंड करती है। गम का मतलब यहाँ पर गोंद से है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौकी की प्रति हेक्टर औसत उपज कितनी होती है। लौकी की उपज बतानी है आपको। ऑप्शन ए है हमारा 15 से 20 क्विंटल, ऑप्शन बी है हमारा 150 से 250 क्विंटल, ऑप्शन सी 500 से 700 क्विंटल और ऑप्शन डी 250 से 350 क्विंटल। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, कितनी उपज प्राप्त होती है लौकी से। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है 150 से 250 क्विंटल बिल्कुल सही जवाब है। जो लौकी की प्रति हेक्टर औसत उपज प्राप्त होती है वो 150 से 250 क्विंटल होती है। कितनी होगी, 150 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। इससे पहले बता दूं कि जो लौकी होती है उसका पौधा नहीं होता है, बेल होती है ये, और जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के जो पौधे होते हैं उन सब की बेल होती है। और जो कुकुरबिटेसी कुल है वो सब्जियों का सबसे बड़ा कुल बोला जाता है या माना जाता है। उसको हम कुष्मांड कुल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कुष्मांड कुल के नाम से भी जानते हैं। और जो बसंतकालीन समय होता है उस समय ज़्यादातर कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं, उस समय ज़्यादातर जो कुष्मांड कुल या कुकुरबिटेसी होता है उसकी सब्जियां उगाई जाती है या बेल वाली सब्जियां उगाई जाती हैं। तरबूज, खरबूज, परवल, फिर इसके बाद में लौकी, ये सारी किस्में आती हैं, ये सारी इसी के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देखिए क्या है, आम के प्रसारण के लिए या प्रवर्धन के लिए कौन सी प्रसारण विधि या प्रवर्धन विधि अधिक प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में भी पूछा जाता है ये सवाल। तो आम के प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण विधि अधिक प्रचलित है। ऑप्शन ए विनियर ग्राफ्टिंग, ऑप्शन बी इनार्चिंग, ऑप्शन सी कलिकायन या बडिंग और ऑप्शन डी है हमारा लेयरिंग। बताइए जल्दी से, आम के प्रसारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, प्रसारण या प्रवर्धन, या इसको प्रवर्धन बोलते हैं, बिल्कुल दोनों सबका एक ही नाम है, प्रसारण प्रवर्धन एक ही चीज़ होती है। जवाब दीजिए। ये सुपरवाइजर में आया हुआ सवाल भी है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है विनियर ग्राफ्टिंग बिल्कुल सही जवाब है। आम के प्रसारण के लिए जो विनियर ग्राफ्टिंग होती है वो बहुत उपयुक्त बैठती है, सटीक बैठती है, और अधिकतर जो आम के पौधे का प्रसारण किया जाता है वो विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन एक विधि और होती है जिसको इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग होती है वो इसी के प्रकार की एक विधि होती है, विनियर ग्राफ्टिंग से ही मिलती जुलती विधि होती है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, विनियर ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग तीनों ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं इसके मैंगो के, आम के प्रसारण की विधियां हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, वह कौन सा ज्वर है, वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा टिक फीवर, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी मिल्क फीवर और ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। बताइए वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है, टिक फीवर, टाइफाइड, मिल्क फीवर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा बताइए जल्दी से, वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। जिसने इसका जवाब दिया है मिल्क फीवर बिल्कुल सही जवाब है। जो मिल्क फीवर बीमारी होती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें शरीर का तापमान, गाय भैंस का शरीर का तापमान कम हो जाता है। वैसे तो हर बीमारी में ही कम ही होता है तापमान, मतलब हर बीमारी में तापमान बढ़ता ही है, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, तापमान उल्टा कम होता है। और देखिए और क्या होता है इसमें मिल्क फीवर के अंदर, ये मिल्क फीवर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मादा पशुओं के अंदर ही होता है। किस में होता है, या तो गाय में होगा या भैंस में होगा या बकरी में होगा या भेड़ में होगा।
मतलब जो मादा पशु होती हैं उसमें ही होता है, नर में नहीं होता है। इस बीमारी में क्या होता है, जब पशु गर्भित होता है तो गर्भित होने के बाद में जब वो बच्चा जन्म दे देता है तो उसके बाद में क्या होता है, खीस प्राप्त होता है। खीस प्राप्त होता है तो जब खीस में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और मादा पशु के शरीर से कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है और कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, मिल्क फीवर डिजीज़ हो जाती है। तो पशु को कैल्शियम खिलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, मिल्क फीवर का शिकार वो नहीं होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, किस उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है? किस उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है हमारा 1 से 2 माह की, ऑप्शन बी है हमारा 2 से 3 वर्ष की, ऑप्शन सी है हमारा 6 से 12 माह और ऑप्शन डी है हमारा 15 से 18 माह। बताइए किस बकरी से अच्छा मांस प्राप्त होगा, बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस बकरी से ज़्यादा अच्छा मांस प्राप्त होगा? जिसने ऑप्शन दिया है 6 से 12 माह, बिल्कुल सही जवाब है। जो 6 से 12 माह का बकरा होता है या बकरी होती है, उससे सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, मिर्च की 1 हेक्टर की फसल के लिए बीज दर। BHU के अंदर 2 बार पूछा जा चुका है ये सवाल और जेट के अंदर भी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मिर्च की सीड रेट बतानी है 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या फिर 5 किलोग्राम। कल मैंने सॉल्व करवाया था परसों के दिन BHU का पेपर, उसमें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेगमेंट में यही था कि मिर्च की आपको प्रति हेक्टर बीज दर बतानी थी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी वाला 1.5 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो मिर्च की 1 हेक्टर में बीज दर होती है वो कितनी होती है? 1 हेक्टर के लिए बीज दर हमेशा होगी 1.5 किलोग्राम या 1500 ग्राम। 1.5 किलोग्राम या 1500 ग्राम। तो अगर आपको रेंज में पूछा जाता है तो 1 से 1.5 किलोग्राम सही आंसर होगा इसका। अगला सवाल, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और पहली बार हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे ही हमारी लाइव क्लास ख़त्म होती है उसके बाद में इस बात को ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको बहुत अच्छे तरीके वाला, स्टैंडर्ड लेवल वाला जो एजुकेशन मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे हमारी डिमांड क्या है। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उसके साथ इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। शेयर नहीं करते हो आप, प्लीज़ अपना स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो देखिए अगला सवाल क्या है, देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 40 है। 40 सवाल आते हैं जेट में। वायु की गति मापने का यंत्र होता है। वायु की गति मापने का यंत्र होता है। ऑप्शन ए है हमारा विंड वैन, ऑप्शन बी है हमारा एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है हमारा रेन गेज और ऑप्शन डी है हमारा अल्टीमीटर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। बार बार आता है ये सवाल, कोई सा भी एग्रीकल्चर का एग्जाम ले लो ये सवाल तो आएगा ही आएगा। एक ये वाला और एक धान का घेरा रोग जस्ते की कमी से होता है, इस क्वेश्चन को भी बार बार पूछा जाता है। बताइए वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा होगा। जिसने जवाब बी दिया है एनीमोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या करता है, विंड की स्पीड, विंड मतलब हवा, स्पीड मतलब गति, तो विंड स्पीड नापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपसे विंड वैन पूछ ले तो विंड वैन क्या होता है। विंड वैन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है वायु की दिशा को नापने के लिए। वायु की दिशा को नापने के लिए विंड वैन का इस्तेमाल किया जाता है और वायु की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए ये इस प्रकार का एनीमोमीटर होता है। जो ऊपर वाला है वो एनीमोमीटर है और जो नीचे वाला है वो विंड वैन है। तो जो ऊपर वाला है वो क्या है, एनीमोमीटर है और नीचे वाला है वो क्या है, विंड वैन है। तो इस प्रकार के होते हैं ये यंत्र। और जो रेन गेज होता है वो क्या करता है, वो हमारा रेन गेज क्या करता है, हमारे जो वर्षा की मात्रा होती है उसको मापने का कार्य करता है। और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किस काम आता है, अल्टीमीटर पत्ती की सतह का जो क्षेत्रफल होता है उसको नापने के लिए। तो अल्टीमीटर तो इतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जो खास तीनों है वो बता दिए हैं मैंने किस प्रकार के होते हैं। ये एग्रीकल्चर का पहला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या चैनल है जहाँ पर आपको हर चीज़ की फ़ोटो के साथ आपको दिखाया जाता है। तो विंड वैन और एनीमोमीटर जिसने नहीं देखा और आज उसको देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। अभी 6:30 बजे वापस मिलेंगे हम, और 6:30 बजे हम BHU का पेपर सॉल्व करेंगे, और इसके बाद में जो क्लास होगी हमारी 8:30 बजे, वो हमारी क्लास होगी बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज। तो नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है। तब तक के लिए नमस्कार।